हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लॉ विथ अभी। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 का टर्म नोटिस के बारे में। तो इससे पहले हमने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करेंगे नोटिस के बारे में। उससे पहले अगर आप लॉ विथ अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो मेरा आईडी है advocate.adb.kr.abhishek। आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नोटिस। जो टर्म नोटिस है सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, उसका अगर आप हम लेमन लैंग्वेज में जाने तो नोटिस क्या होता है। तो नोटिस जो है किसी चीज का नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन होना किसी फैक्ट का, इसको हम बोलते हैं नोटिस होना होता है। उस चीज की जानकारी होना ही वो नोटिस होती है। तो चलिए हम इसका बैरेक्ट का लैंग्वेज देखते हैं। तो नोटिस जो बैरेक्ट के अकॉर्डिंग बताया है, तो बता रहा है ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ ए फैक्ट। किसी फैक्ट का एक पर्सन के पास नोटिस होगा कब? व्हेन ही एक्चुअली नोज द फैक्ट, व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। अगर उस फैक्ट के बारे में इसको एक्चुअल में पता हो तो हम मानेंगे उसको नोटिस है। एंड और व्हेन बट फॉर willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it। अगर वो थोड़ा सा भी यदि इंक्वायरी करते, सर्च करते उस फैक्ट के बारे में पता लगाने के लिए, तो उन्हें पता चलता कि उस चीज के बारे में। अगर हम वो नहीं करते हैं, विलफुल एब्सटेन करते हैं, तो हम ऐसा मान लिया जाएगा कि हमारे पास उस चीज का नोटिस है। तो बेसिकली जो नोटिस का जो टर्म को ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताया गया है, एक्चुअली ये दो तरह के नोटिस होते हैं। एक एक्चुअल नोटिस है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। जो एक्चुअल नोटिस है वो पहला पार्ट है, ही एक्चुअली व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। अगर उसको एक्चुअली में उस फैक्ट का बारे में जानकारी है तो वो एक्चुअल नोटिस का है। जो सेकंड पैरा है और के बाद से, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं नोटिस का क्लासिफिकेशन। नोटिस को दो दो क्लासी इसको दो एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्लासिफाई किया गया है। एक्चुअल नोटिस को हम डायरेक्ट नोटिस भी बोलते हैं, और एक्चुअल नोटिस जो है डायरेक्ट नोटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ फैक्ट इसमें हमें पता रहता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस को हम लीगली इंप्यूटेड नोटिस बोलते हैं। अब देखते हैं हम इसको लीगली इंप्यूटेड नोटिस क्यों बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो सेकंड आप पढ़ेंगे, एक्चुअल नोटिस के बाद जो बताया और वाला पोर्शन जो है, ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ ए फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट। उसके बाद का जो पार्ट है वो when but for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it। जो ये सेकंड पैराग्राफ जो है, सेकंड और थर्ड लाइन का जो दिया है, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बताया है। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस को हम लीगली इंप्यूटेड नोटिस भी बोलते हैं।
तो हम इसको लीगली इम्प्यूटेड नोटिस इसलिए बोलते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमने लिखा है वेयर ए पर्सन एक्चुअली डज नॉट नो अबाउट ए फैक्ट बट कोर्ट ट्रीट्स दैट अंडर द सर्कमस्टांसेस ही मस्ट डीम टू हैव नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट। मतलब कोर्ट इसमें प्रिजम्पशन रेज करेगा कि इस आदमी के पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। क्यों? क्योंकि इस आदमी यदि अगर विलफुल एक्सटेंशन यदि ना करे, अगर वो अपना थोड़ा सा भी यदि एज ए रीजनेबल पर्सन के तरह यदि इंक्वायरी करे तो उन फैक्ट के बारे में इन्हें पता चल सकता है। तो अगर आप वो नहीं करते हैं, ग्रॉस नेग्लिजेंस करते हैं, या फिर आपके वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस बारे में पता नहीं कर पाते हैं, तो हम ऐसा मान के चलेंगे आपको नोटिस है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने पता नहीं किया है। तो ये हुआ आपका एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हमने बताया। अब चलिए हम इसका बताते हैं कि अगर एक आदमी के पास, अगर मान लीजिए किसी पर्सन के पास नोटिस है किसी फैक्ट का, तो अब ऐसा लॉ प्रिज्यूम करेगा जिस फैक्ट का उसको नोटिस है, उस आदमी के पास जिसके पास वो नोटिस है, वो उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, उस फैक्ट जो है वो बाइंडिंग होगा। अब चलिए इसमें हम जो है, इसमें नोटिस का हमने कर लिया क्लासिफिकेशन, एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है एक्चुअल नोटिस का। अगर हम सेक्शन को एक्चुअली अच्छे से ब्रेक करें तो वहां से हमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पता चलेगा। सबसे पहले किसी पर्सन के पास तब माना जाएगा, एक पर्सन को बोला जाएगा सेड टू हैव नोटिस, सेड टू हैव नोटिस व्हेन। सबसे पहला जो एक्चुअल नोटिस का बात किया क्या है, व्हेन ही एक्चुअली knows that fact। इसी को हम एक्चुअल नोटिस भी बोलते हैं और डायरेक्ट नोटिस भी बोलते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, एंड सेकंड पॉइंट जो है व्हेन बट willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it। तो इसका दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखे, एक पहला जो हमारा डायरेक्ट नोटिस जो है एक्चुअल नोटिस, डायरेक्ट नोटिस को हम एक्चुअल नोटिस भी बोलते हैं, व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, तो ये आपका आ जाएगा पहला इंग्रेडिएंट। सेकंड वाला है व्हेन बट willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it। अगर हम इसका willful abstention और इंक्वायरी और सर्च यदि हम करते तो हमें उस फैक्ट के बारे में पता चलता। अब उस चीज को हमें पता होना चाहिए, which he ought to have made, जो कि हम ग्रॉस नेग्लिजेंस अपने बिहाफ पे या फिर विलफुल एब्सटेंशन हम करना ही नहीं चाह रहे हैं, उस वजह से यदि हम उस फैक्ट के बारे में पता नहीं कर रहे हैं, तो ये भी उसको भी हम ऐसा मान लिया जाएगा कि हमारे पास उस फैक्ट का नोटिस है। चलिए अब हम कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल नोटिस का तो वही हो गया, डायरेक्ट नोटिस होता है। अब हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
इसमें हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस किस किस केस में हम इसको बोल सकते हैं कि इसके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस है किसी पर्सन के पास। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम ये पढ़ेंगे विलफुल एक्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी। ये हमें मेन प्रोविजन से ही मिल जाता है ये पॉइंट विलफुल एक्सटेंशन। अगर मान के चलिए कि हमारे पास जो है अब आपके ओनर जो है टेनेंट को जो है ना लेटर भेज रहे हैं कि आपका किराया बढ़ा दिया जा रहा है अगले मंथ से, और आपको जो है आप उस लेटर को पोस्टमैन आता है और आप उस लेटर को रिसीव ही नहीं करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको उस लेटर का कंटेंट पता है क्या है, क्योंकि आपके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट, आपके पास लेटर आ रहा है और आप रिफ्यूज कर रहे हैं, आप जो है उस लेटर को रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब उस लेटर में क्या है आपको जानकारी है। ये पहला पॉइंट था। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी हो गया। सेकंड पॉइंट जो है ग्रॉस नेग्लिजेंस। सेकंड पॉइंट है ग्रॉस नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस से भी ये ज्यादा हाई डिग्री का ये बात कर रहे हैं। नेग्लिजेंस से वर्ड जो पहले ग्रॉस लगा हुआ है इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो है आपके बिहाफ पे आप नेग्लिजेंट हैं, वो फुल्ली नेग्लिजेंट है, ग्रॉस नेग्लिजेंट है, इस हिसाब से इसका वो आपको इस केस में भी मान लिया जाएगा कि आपको नोटिस है। सपोज कीजिए इस केस में हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपको बायर्स जो होता है, बायर्स बी अवेयर, उनको परचेजर को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं वो किनके नाम पे है। हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाके हम रजिस्टर चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी का ऑनर, रियल ऑनर कौन है, ये प्रॉपर्टी के पास ऊपर अभी कोई लाइबिलिटी है या नहीं है, या फिर ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या फिर लीज पे चढ़ा हुआ है। तो इस चीज का हमारे ऊपर बर्डन होता है कि हम इस चीज को जो है इंक्वायरी करें उस प्रॉपर्टी के बारे में, ताकि पता लगा सके कि प्रॉपर्टी रियल में अभी प्रॉपर्टी का पोजीशन क्या है। क्योंकि आपको लेना है तो ये आपके ऊपर है कि आप उन प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी कीजिए। तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का पार्ट हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है इस पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस को ये लिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन एज नोटिस माना जाएगा। अगर आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो भी है आपका ये नोटिस का, उसका एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ेंगे तो वो आपको ये बता रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 जो है सेक्शन 3 का नोटिस का, उसमें रजिस्ट्रेशन को कंस्ट्रक्टिव नोटिस के तौर पे लिया जाएगा। मान के चलिए आपको कोई जो है आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा ये प्रॉपर्टी बिका हुआ है इस प्रॉपर्टी के बारे में? तो आपके पास सारे लैंड के रिकॉर्ड जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में है, तो रजिस्टर्ड में जो भी चीज है वो पब्लिक डोमेन में आया। अगर वो पब्लिक डोमेन में आया, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो आपके पास उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, तो ये रजिस्ट्रेशन एज नोटिस मान लिया जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो मान लिया जाएगा उसका नोटिस है आपके पास। अब चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट है एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस। और ये एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस एक्सप्लेनेशन 2 में बता रहा है। अगर अब इस केस में देखिए एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस में, मान के चलिए मैं ऑनर हूं एक प्रॉपर्टी, ये लैंड है, ये इस लैंड को हम बेचना चाह रहे हैं। इस लैंड पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया हुआ है हम बिल्डिंग सहित आपको जो है ना सेल करना चाह रहे हैं, और आप बायर हैं। तो मैंने एक टेनेंट्स को रखा हुआ है, वो टेनेंट्स करंटली उसमें रह रहा है,
तो आप आए, मैंने आपको, आप जो है पूरा आप लेने के लिए तैयार हैं, और बाद में जब लेने से पहले आपको पता चल रहा है कि टेनेंट जो है उसमें रह रहा है, तो वो जो टेनेंट रह रहा है, अगर उसमें टेनेंट रह रहा है, तो आप अगर टेनेंट को देख रहे हैं तो आपको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एक्चुअल पोजेस कर रहा है टेनेंट, हमारे प्रॉपर्टी में टेनेंट आ रहा है, तो आपको इस चीज का नोटिस मान लिया जाएगा। आपको इस चीज का नोटिस है कि जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदने जा रहे हैं उसमें पहले से ही टेनेंट है वहां, तो ये आपका एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस हुआ। एंड फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो एक्सप्लेनेशन थर्ड से डील करता है, जो इसमें बोलता है नोटिस टू द एजेंट जो है, नोटिस टू द एजेंट इज नोटिस टू द प्रिंस, इज नोटिस टू, ये एक्सप्लेनेशन थर्ड बोल रहा है। इसमें सिंपल से बोल रहा है यदि आप नोटिस एजेंट को देते हैं तो मान लिया जाएगा आपने प्रिंसिपल को नोटिस दिया है। चलिए हम सेक्शन थर्ड जो है नोटिस का एक्सप्लेनेशन थर्ड हम देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए पर्सन शेल बी डीम्ड टू हैव हैड नोटिस ऑफ एनी फैक्ट इफ हिज एजेंट एक्वायर्स नोटिस thereof whilst acting on his behalf in the course of business to which that fact is material। तो बोल रहा है अगर कोई एजेंट, मान लीजिए ये प्रिंसिपल हम ही है, ये मान लीजिए हम प्रिंसिपल हैं, हम इस एक प्रॉपर्टी है मेरा, इस प्रॉपर्टी का ये हमारा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ऑनर है अभिषेक, ठीक, ये ऑनर हो गया, ऑनर नहीं है, अब इसको प्रिंसिपल बोल दीजिए एक तरह से, और इनका एजेंट मान लीजिए कोई बी नाम का आदमी है, और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, अगर कोई लेना चाह रहा है, यदि कोई एक्स आदमी यदि हमें प्रिंसिपल को आके नोटिस ना दे के सीधा ये यदि एजेंट को नोटिस दे, नोटिस टू एजेंट, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये नोटिस, जो भी नोटिस दिया गया है, ऐसा मान लिया जाएगा ये जो प्रिंसिपल अभिषेक है, अभिषेक के पास इस चीज का नोटिस है। तो ये एजेंट को नोटिस दीजिए या फिर प्रिंसिपल को नोटिस दीजिए, आप एजेंट को भी दीजिएगा तो मान लिया जाएगा प्रिंसिपल के पास नोटिस है, लेकिन जो नोटिस आप दे रहे हैं तो वो एजेंट उस वक्त कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के दौरान ही होना चाहिए। और दूसरी बात, इसका कुछ प्रोविजो है, प्रोविजो में बोला है एजेंट जो है फ्रॉडेंटली जो है कंसील नहीं करना चाहिए कोई फैक्ट को। अगर आप प्रोविजो पढ़ें सबसे पहला पॉइंट यही दिया है, इफ द एजेंट फ्रॉडेंटली कंसील द फैक्ट द प्रिंसिपल शैल नॉट बी चार्ज विथ नोटिस। अगर ये कोई फैक्ट को कंसील करता, मान कीजिए सपोज एक लेटर में कितने बहुत सारे फैक्ट हैं, एक दो तीन, तीन और कुछ फैक्ट, इसने दो फैक्ट बताए, एक फैक्ट को कंसील कर लिया, तो ऐसा मान लिया जाएगा इस चीज का इसको नोटिस नहीं है, फ्रॉडेंटली कंसील कर रहा है, और उस चीज के लिए इसको प्रिंसिपल को हम चार्ज नहीं करेंगे। एंड और जितने भी हैं प्रिंसिपल और एजेंट के, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ही ये होना चाहिए, तभी हम प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकते हैं। और ये वाला रजिस्ट्रेशन एज नोटिस वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया, इसमें रजिस्ट्रेशन के सारे जितने भी हैं कंप्लायंस होने चाहिए, जैसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के बिहाफ पे जितने भी है सारे प्रिंसिपल जो भी इसके प्रोविजन फॉलो होते हैं वो सब कुछ फॉलो होना चाहिए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। जैसे कोई प्रॉपर्टी लिया जाता है तो उसको ड्यूली इंटर्ड किया जाता है मेमोरेंडम, जैसे 51 का इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो सब सारे फुलफिल होना चाहिए। जैसे सेक्शन 55 का भी आएगा और सेक्शन 51 का भी आएगा, जो भी है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये प्रिंसिपल इसका फुलफिल करना चाहिए, तभी हम माना जाएगा नोटिस। और दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन हमेशा आपको याद होना चाहिए, ये हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही रजिस्ट्रेशन होता है, तभी उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी उसका हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर नोटिस
होगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता ही है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो सारे प्रोविजन जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के फुलफिल होने चाहिए तभी। ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। चलिए इस पे हम एक ग्रॉस नेग्लिजेंस के ऊपर केस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर ही है। अगर एक तिलकधारी वर्सेस खेदान लाल, ये 1921 प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है। तो इस केस में सिंपली जो है तिलकधारी वर्सेस खेदान लाल में जो प्रीवी काउंसिल का जजमेंट आया है, तो इसमें सिंपली बताया जो आपको मैंने पहले बताया, कोई भी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम परचेज कर रहे हैं तो ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए और रजिस्टर को चेक कीजिए। इस केस में यही बोला गया है, बिफोर परचेजिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको ओमिशन यदि कर रहे हैं कोई सर्च करने से रजिस्टर में रजिस्टर्ड ऑफिस के, तो उसको हम मान लेंगे कि आपके बिहाफ पे ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है। तो ये इस केस में यही बोला गया है कि आपके बिहाफ पे ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है, ग्रॉस नेग्लिजेंस माना जाएगा अगर आप ओमिट करते हैं रजिस्टर चेक करना इन द रजिस्ट्रार ऑफिस about the details of the property. Details of the immovable property. तो ये इस केस में बताया गया तिलकधारी वर्सेस खेदान लाल का केस में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई इशू आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो और आप हमसे इंस्टा के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट केस, और एक केस है इस पे। ये काफी इंटरेस्टिंग केस है और इंपॉर्टेंट भी है इस टॉपिक पे। लियोड बैंक लिमिटेड वर्सेस पी गुजदार एंड कंपनी, 1930 का है, कलकत्ता हाई कोर्ट। ये कह सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट केस है कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे, ये भी ग्रॉस नेग्लिजेंस का ही बात कर रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बैंक एक्स होता है और एक आदमी, मान लीजिए ये ए आदमी है, ये इससे जो है, ये ए आदमी है, बैंक एक्स से सबसे पहले जो है ना अपना प्रॉपर्टी को मान लीजिए मॉर्टगेज कराता है और इनसे कुछ लोन लेता है। और ये आदमी क्या करता है, ये एक्स जो है, फिर बैंक, इसने अपना प्रॉपर्टी का टाइटल डीड सबमिट कर दिया एक्स के पास, और एक्स बैंक एक्स के पास जो इसके टाइटल डीड को सबमिट किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनको जो है ये बोलता है, बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जो है आप हमारा टाइटल डीड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप हमें जो है ना प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम इस प्रॉपर्टी को हम सेल करेंगे और उससे जितने भी पैसे आएंगे, हम जो लोन है ये अमाउंट जो अभी आप दिए हैं उसको हम चुकाएंगे। तो ये क्या करता है, बैंक गुड फेथ में जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है वो दे देता है। फिर ये ए आदमी जो है ये बेसिकली फिर बैंक वाई के पास जाता है, वाई बैंक के पास फिर से अपना प्रॉपर्टी को जो है ये मॉर्टगेज कर दे रहा है। अपने जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट ये लाया, वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट इसे वेरीफाई करा के वाई बैंक के पास, और जाके ये फिर से दूसरा लोन ले रहा। अब तो इनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं रहा, अब डॉक्यूमेंट इनके पास आ गया और ये लोन भी आ गया, यहां से भी लोन ले लिया, बैंक एक्स से भी और बैंक वाई से भी। अब क्या करे, अब ये आदमी, अब इशू रेज ये हो रहा है कि अब जो है ये प्रॉपर्टी तो आ गया
बैंक वाई के पास चले गया, फिर यहाँ अब बोल रहा है कि सबसे पहले जो है कि किनको इससे रिलेटेड जितना भी है लोन का अमाउंट सबसे पहले किस बैंक का हक बनता है कि इसको ये दिया जाए, प्रॉपर्टी से रिकवर करे, बैंक एक्स करेगा या बैंक वाई। बैंक एक्स जो है, ये बैंक एक्स जो है कंटेंट करता है कि हमने बिलीविंग इन गुड फेथ हमने उसको प्रॉपर्टी का जो है टाइटल डीड जो भी डॉक्यूमेंट हमने इसको दिया, और उस तो इसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये आता है कि आपके पास सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ प्रॉपर्टी का टाइटल डीड था, वो आपने ये आदमी जिसने आपसे लोन लिया मॉर्टगेज करके दिया आप उसको दिए, इट वाज योर ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट। सो आपको ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको इस चीज का नोटिस था, तो आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगा इसमें। और बैंक वाई के पास जो है ना पहले सबसे पहले प्रायोरिटी जो है ना, इसमें ये हुआ था किसके पास प्रायोरिटी होगा कि मनी रिकवर करने का, तो हमेशा जो है ना बैंक वाई के पास जाएगा, ना कि बैंक एक्स के, क्योंकि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ बैंक एक्स था। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा आईडी है adb.kr.abhishek, आप वहां फॉलो कीजिए, आप मुझसे वहां कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी इशू जो आप में से वहां पर्सनली बात भी कर सकते हैं। और थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अटेस्टेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 3 में कुछ टर्मिनोलॉजी बच गया है, जैसे अटेस्टेड का मीनिंग बच गया है, और एक्शनेबल क्लेम रह गया है, और रजिस्टर्ड रह गया, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको सेक्शन 3 को पूरा क्लियर करें। उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 4 एकदम छोटा सा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हम सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।